नमस्कार दोस्तों। साल था 2019 जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। 2024 तक राम मंदिर भी शायद बनकर तैयार हो जाएगा और लगता है कि शायद 2024 चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भी लागू कर दिया जाए। एक ऐसा कानून जो देश को 75 सालों से इंतजार था। एक ऐसा कानून जिसे आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की सबको बराबर के राइट्स मिल जाएगा। साथ ही किसी एक समुदाय के लड़कियों के साथ हो रही जाति भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जहां देश में इसे लागू होने से पहले कई समर्थन करते हैं तो कई समुदाय के लोग इसका विरोध करते हैं। समर्थन और विरोध के कारण को समझिए। क्या है समान नागरिक संहिता? इसे लागू होने से अलग अलग धर्मों के लोगों के ऊपर क्या होगा असर? इसके फायदे क्या हैं? पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें इस तरह की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत करता है। आसान भाषा में समझे तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे भारत की बात करें तो हिंदुओं के लिए जहां पहले से हिंदू कोड बिल 1956 और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 मौजूद है और इसके तहत भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन ये कानून मुस्लिम धर्म पर लागू नहीं होता, जिसके चलते मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून का न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानून से ऊपर होता है। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है और इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो यह मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस का केंद्र बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा है। भाजपा 2014 में सरकार बनने से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। भाजपा सत्ता में आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा था। इसके इतिहास की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास लगभग 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका इतिहास 19वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि तब विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। सन 1930 में पंडित नेहरू ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया था, लेकिन वरिष्ठ नेताओं द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। व्यक्तिगत कानून का पहली बार ब्रिटिश राज के दौरान मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम नागरिकों के लिए बनाए गए थे। अंग्रेजों को समुदाय के नेताओं के विरोध का डर था, इसलिए वे घरेलू क्षेत्र में आगे हस्तक्षेप करने से बचते थे। हालांकि देश में एक शहर ऐसा भी है जहां आज या कल से नहीं बल्कि 150 साल पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया था। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है। इस संहिता की जड़ें 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता में मिलती है, जिसे पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था और बाद में इसे वर्ष 1966 में नए संस्करण के साथ बदल दिया। गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत आदि के संबंध में समान कानून है। गोवा उस समय पुर्तगाल के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत होने के कारण ब्रिटिश भारत से अलग था और वहां एक समान पारिवारिक कानून को बरकरार रखा गया है, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता था और इस प्रकार यह आज तक समान नागरिक संहिता वाला भारत का एकमात्र राज्य है। देखा जाए तो भारत की आजादी के बाद हिंदू कोड बिल पेश किया गया, जिसने बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख जैसे भारतीय धर्म के विभिन्न संप्रदाय में बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत कानून को संहिताबद्ध किया और उसमें सुधार भी किया। लेकिन इसने ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और पारसियों को छूट दी, जिन्हें हिंदुओं से अलग समुदाय के रूप में पहचाना गया। प्रक्रिया की शुरुआत 1882 के हेस्टिंग्स योजना से हुई और इसका अंत शरीयत कानून के लागू होने से हुआ। हालांकि समान नागरिक कानून उस वक्त कमजोर पड़ने लगा जब तथाकथित सेकुलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। 1929 में जमीयत अल उलेमा ने बाल विवाह रोकने और मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की। इस बड़े अवज्ञा आंदोलन का अंत उस समझौते के बाद हुआ जिसके तहत मुस्लिम जजों को मुस्लिम शादियां तोड़ने की अनुमति दी गई। 1993 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए बने कानून में औपनिवेशिक काल के कानून में संशोधन किया गया। इस कानून के कारण धर्मनिरपेक्ष और मुसलमानों के बीच खाई और गहरी हो गई। वहीं कुछ मुसलमानों ने बदलाव का विरोध किया और दावा किया कि इससे देश में मुस्लिम संस्कृति ध्वस्त हो जाएगी। ब्रिटिश क्योंकि एकेश्वरवादी ईसाई थे, इसलिए उनके लिए भारत में चल रही
जटिल प्रथाओं को समझना मुश्किल था। साथ ही अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत से पैसा लूटना था, इसलिए वे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। भारत की आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अलग अलग विचार थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत जैसे अलग अलग धर्मों और संप्रदाय वाले देश में लागू करना ठीक या बेहतर नहीं होगा, जबकि अन्य का मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में अलग अलग समुदायों के बीच एक देश एक कानून की तर्ज पर सद्भाव लाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अलग अलग राय है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का इस मुद्दे पर मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई थोपा हुआ नहीं बल्कि केवल एक प्रस्ताव था। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आ गया है। वहीं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की रुख की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का आह्वान किया है और समय समय पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया और मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत कानून की बजाय भारत के कानून CRPC को प्राथमिकता दी। इस फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल बनकर रह गया है। शाह बानो प्रकरण भारत में राजनीतिक विवाद को जन्म देने के लिए कुख्यात है। इसको अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक के तुष्टीकरण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शाह बानो एक 62 वर्षीय मुसलमान महिला और 5 बच्चों की मां थी, जिन्हें 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया था। मुस्लिम पारिवारिक कानून के अनुसार पति पत्नी के मर्जी के खिलाफ ऐसा कर सकता है। अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण शाह बानो पति से गुजारा लेने के लिए अदालत पहुंची। उच्चतम न्यायालय तक पहुंचते मामले को 7 साल बीत चुके थे। न्यायालय ने अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्णय लिया, जो हर किसी पर लागू होता है, चाहे वह किसी धर्म या जाति संप्रदाय से क्यों न हो। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शाह बानो को निर्वाह व्यय के समान जीविका दी जाए। भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों के अनुसार यह निर्णय उनकी संस्कृति और विधानों पर अनाधिकार हस्तक्षेप था। इससे उन्हें असुरक्षित अनुभव हुआ और उन्होंने जमकर इसका विरोध किया। उनके नेता और प्रवक्ता MJ अकबर और सैयद शाहबुद्दीन थे। इन लोगों ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई और सभी प्रमुख शहरों में आंदोलन की धमकी दी। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनकी मांगे मान ली और एक कानून पास किया, जिसने शाह बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ही उलट दिया। क्योंकि 1986 में कांग्रेस को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, जिसके कारण उच्चतम न्यायालय के धर्मनिरपेक्ष निर्णय को उलटने वाले मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986 आसानी से पास हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आने के बाद ऐसा नहीं होगा और सभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय से क्यों न हो।